तो आज हम आपका एक और जो टॉपिक है इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको हम कवर कर लेंगे। देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट की जब हम बात करते हैं, बुद्धि परीक्षण, यहां से आपके पिछली बार भी क्वेश्चन बने थे इंटेलिजेंस टेस्ट से। तो देखो, हमने पढ़ा था कि जो आपका वर्ड इंटेलिजेंस है वो कहां से आया है, इंटेलिजियर से या इंटेलिजेंशिया से, जिसका मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड यानी समझना। देखो, सर फ्रांसिस गैल्टन थे जिन्होंने सबसे पहली बार ये अवधारणा रखी कि जो बुद्धि है उसको मेजर भी किया जा सकता है। ये नीचे आपका सारा हिंदी में भी दिया हुआ है, ये बुद्धि का इतिहास आप देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो सर फ्रांसिस गैल्टन जो थे, इन्होंने पहली बार ये अवधारणा रखी कि बुद्धि को मापा भी जा सकता है। 1822-1911 में इनका जो है ये कार्यकाल रहा। तो इसमें इन्होंने ये बोला था कि पहले वैज्ञानिक, तो इन्हें इसके अलावा फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी ना अलग से क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपके एग्जाम से पूछ लेते हैं। तो फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं इनको, ठीक है। इनका मानना कुछ इस तरीके का था कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्हीं को आगे जो है अपनी स्पीशीज को बढ़ाना चाहिए। मतलब इनका मानना ये था ना कि जेनेटिकली जो है इंटेलिजेंस बच्चों में आती है अपने पेरेंट्स से। तो थोड़ा डिबेटेबल है, मतलब ये बात इतनी सही नहीं है, लेकिन इनका कहना यही था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बार फ्रांसिस गैल्टन ने ये माना था कि ये बताया था कि बुद्धि को मापा जा सकता है, और इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, सबसे पहली बार ये टर्म जो है मेंटल टेस्ट, ये किसने दिया था, ये दिया था जेम्स मैकीन कैटल ने, ठीक है। जेम्स मैकीन कैटल ने पहली बार टर्म दिया था मानसिक परीक्षण, ठीक है, मेंटल टेस्ट यानी मानसिक परीक्षण। इसके बाद एल्फ्रेड बिने पे आते हैं। एल्फ्रेड बिने, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहा जाता है, बुद्धि परीक्षण के जनक, ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के जनक, क्योंकि इन्होंने पहला जो है इंटेलिजेंस टेस्ट जो है डिवाइस किया था। ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, पहली बार सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया बुद्धि को प्रॉपरली मेजर करने का, एक डिवाइस यानी कि एक टेस्ट इन्होंने क्रिएट किया। इसके बाद मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसने दिया है, एल्फ्रेड बिने ने दिया है। तो बिने से दो चीजें जुड़ गई आपकी, एक तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहते हैं इन्हें, क्योंकि पहला इंटेलिजेंस को मेजर करने का टेस्ट था वो एल्फ्रेड बिने ने ही बनाया था, और मानसिक आयु यानी मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया है, आपका एल्फ्रेड बिने ने दिया। इसके बाद देखो, बिने का जो स्केल था ना उसमें कई बार सुधार किया गया, ठीक है। बिने का जो स्केल था उसमें जो पहला रिवीजन था वो किया गया 1908 में, ठीक है, फर्स्ट रिवीजन किया गया। और इसके बाद 1911 में जो था इसका सेकंड रिवीजन यानी कि दूसरी बार इसमें सुधार किया गया। और जो दूसरा सुधार था इसमें इनकी एज रेंज इंक्रीज की गई थी। मतलब इससे पहले जो था ये सिर्फ बच्चों के लिए, कम एज के वालों के लिए यूज होता था, लेकिन इसके बाद जो सेकंड रिवीजन के बाद दोबारा जब इनका सुधार किया गया तो इसमें एज रेंज को इंक्रीज कर दिया गया और उसे अडल्ट लोगों तक भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। मतलब अडल्टहुड के एज तक भी, परिपक्व लोगों तक की उम्र में भी इसे यूज किया जा सकता है। इसके बाद 1912 में देखो इसे टर्मन ने रिवाइज किया, और ये रिवीजन जो था इसके बाद किस नाम से जाना जाने लगा, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से है कि स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल किसने डिवाइस किया था, तो ये किया था टर्मन ने, ठीक है। अब कई बार लोग इसे स्टैनफोर्ड कह देते हैं। स्टैनफोर्ड किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं है, स्टैनफोर्ड उस यूनिवर्सिटी का नाम है जहां पर टर्मन ने ये रिवीजन किया था, इसलिए इसे स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल कहा जाता है। रिवीजन किसने किया था, टर्मन ने किया था। टर्मन के रिवीजन को स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल कहा जाता है। अब देखो, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विलियम स्टर्न ने दिया है। विलियम स्टर्न ने क्या दिया है आपका, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी आईक्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, विलियम स्टर्न ने दिया है। और आईक्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MA/CA × 100, जहां पे MA क्या है आपका मानसिक आयु, CA क्या है आपका कालानुक्रमित आयु भी कहते हैं इसे, या वास्तविक आयु भी कहते हैं, दोनों लिखे हुए मिल सकते हैं आपको, ठीक है। कालानुक्रमित आयु या क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं ना जिसे, या फिर वास्तविक आयु लिख लो, × 100, इंटू इसको क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखो, सामान्य बुद्धि कब होगी आपकी, जब बच्चे की मानसिक आयु क्या होगी,
उसकी वास्तविक आयु के बराबर। श्रेष्ठ बुद्धि कब होगी? जब मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से बड़ी होगी। और मंद बुद्धि कब होगी? जब उसकी मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से कम होगी। हिंदी में क्या कहते हैं आयु को? बुद्धि लब्धि। इसके बाद इस तरह का जो कर्व है, बेल शेप कर्व है, या जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी अगर हमें विशेषता की बात करनी है तो वो किसी भी पॉपुलेशन में हमेशा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के रूप में प्रेजेंट करती है अपने आप को। यानी हमेशा हमें क्या दिखेगा? एक बेल शेप कर्व दिखेगा। अधिकतर लोग जो हैं वो कौन से एरिया में लाई करेंगे? जहां पर औसत आ रहा है, ठीक है, औसत इंटेलिजेंस। यहाँ आईक्यू स्कोर्स दिए हैं, ठीक है, इस तरफ क्या दिए? ये स्टैनफोर्ड बिने के आईक्यू स्कोर्स दिए हैं। यहाँ पर परसेंटेज दिया है, परसेंटेज ऑफ पीपल, कितने लोग जो हैं किस में लाई करते हैं। तो औसत वाली कैटेगरी में आप देखोगे ज्यादातर लोग लाई करते हैं। फिर औसत से ऊपर जो है वो कम होते चले जाएंगे, औसत से नीचे भी जो है वो कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका आईक्यू स्कोर भी जो है वो हमेशा एक आपका क्या शो करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शो करेगा। किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना कि किसी भी पॉपुलेशन में आपका आईक्यू या हाइट या कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंस वाला कोई भी कैरेक्टरिस्टिक दे दे कि वो कैसा शो करेगा, तो आपका आंसर होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शो करेगा, ठीक है, सामान्य वितरण या बेल शेप कर्व बनाएगा। स्केल यहां पर दिया है, ठीक है। वैसे आपके बहुत सारे स्केल होते हैं, अलग अलग स्केल्स दिए हुए। स्टैनफोर्ड बिने का स्केल अलग है, आपका टर्मन का स्केल अलग है, सबके स्केल्स अलग मिल जाएंगे आपको। लेकिन आप एक बेसिक सा याद करते हुए चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया, एवरेज इंटेलिजेंस कितने में लोगे? 90 से 109 में लोगे। हाई एवरेज में देखो 110 से 119 कर दिया, और 120 से ऊपर हमेशा किसमें आ जाएगा? सुपीरियर या गिफ्टेड में आ जाएगा। फिर आप जैसे जैसे 80 से देखो ये आपका 89 तक जा रहा है लो एवरेज, और 71 से 79 बॉर्डर लाइन, और इससे नीचे सब माइल्ड होता चला जाएगा, यानी मंद जो आपकी बुद्धिमत्ता होती है उसमें आएगा। क्लासिफिकेशन देखिए टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट का क्या होता है कि आपके बुद्धि के जो परीक्षण है ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो बुद्धि परीक्षण को पहले तो हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा है आपका ग्रुप टेस्ट, ठीक है। एक व्यक्ति के परीक्षण होगा जब यहाँ पर इंडिविजुअल टेस्ट, और ये होगा आपका समूह परीक्षण, ठीक है, जब समूह में होगा। तो इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब हम किसी एक ही व्यक्ति का टेस्ट ले रहे हैं तो वो क्या हो गया? इंटेलिजेंस टेस्ट एक के लिए हो गया इंडिविजुअल टेस्ट। जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठाकर ग्रुप में टेस्ट ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो ग्रुप टेस्ट हो जाएगा। फिर आता है आपका, इन दोनों को फिर से वर्गीकृत किया जाता है। इंडिविजुअल टेस्ट को वर्गीकृत करोगे आप वर्बल टेस्ट में और नॉन वर्बल टेस्ट में। वर्बल टेस्ट जो होता है ये होता है आपका शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण कब होता है आपका? ये यहां पर आप ये किया जाता है किसके लिए? लिटरेट लोगों के लिए। लिटरेट यानी कि साक्षर लोगों के लिए, जिन्हें पढ़ना लिखना आता है, उनके लिए हम कैसा टेस्ट लेते हैं? वर्बल टेस्ट लेते हैं, ठीक है। वर्बल टेस्ट कहने का मतलब है जहां शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जहां पर लिखी हुई भाषा होगी, और मतलब जो व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जा रहा है उसे वो भाषा बोलनी लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये है साक्षर लोगों के लिए जो टेस्ट दिया जाता है वो वर्बल टेस्ट है। और नॉन वर्बल टेस्ट जो होता है आपका वो किसके लिए लिया जाता है? वो निरक्षर लोगों के लिए किया जाता है, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, ठीक है। उन लोगों के लिए क्या लिया जाएगा? नॉन वर्बल टेस्ट। इसमें आपके किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? जैसे आपके वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें पढ़ना नहीं भी आता होगा, उनके अंदर एक बेसिक इंटेलिजेंस तो होगी। जैसे कि अगर उनके सामने एक क्वेश्चन रख दिया जाए कि पहली फिगर ये है, दूसरी फिगर आपकी ये है, तीसरी फिगर आपकी ये है, तो अब चौथी फिगर क्या होगी? फिर उनको 4 ऑप्शंस दे दिए जाए तो उन्हें एक बेसिक इंटेलिजेंस होगी ना। तो अब इस फिगर को समझने के लिए को पढ़ना लिखना तो आना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक बेसिक आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है, वो तर्क क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। इसे नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं, जहां पर आपको किसी भी तरह के भाषा का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, वो जरूरी नहीं है। तो ये निरक्षर लोगों के लिए या फिर जो अशिक्षित लोग होते हैं उनके लिए ये टेस्ट होते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट। फिर आपके ग्रुप टेस्ट भी इसी तरीके से है। ग्रुप टेस्ट भी वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट में सेम वही चीज रहेगी। वर्बल टेस्ट क्या है? शाब्दिक परीक्षण जो आपके लिटरेट लोगों के लिए है, और नॉन वर्बल टेस्ट जो आपके इलिटरेट लोगों के लिए। इसके बाद जो आपका नॉन वर्बल टेस्ट है वो भी आपका 2 में डिवाइड किया जा सकता है। एक है आपका पेपर पेंसिल टेस्ट, ठीक है। पेपर पेंसिल टेस्ट में आपका यही वाला आ जाएगा जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है? व्यक्ति को कम से कम पेंसिल से मतलब ऑप्शन टिक करना आना चाहिए। तो पेपर पेंसिल टेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन
उसको खाली जो टिक लगाना है, कौन सी वाली फिगर है, ये वो कम से कम पेपर पेंसिल का यूज करके बता सकता है। दूसरा होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या किया जाता है, कोई ना कोई उनके सामने पजल वगैरह रख दी जाती है जिसको उसे सॉल्व करना होता है। मतलब मान लो कोई मेज बना दी गई, ठीक है, ऐसे भूल भुलैया जैसा रास्ता बना दिया गया, कहां से मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, वहां पे पहुंचना है। या फिर उनको बहुत सारे ब्लॉक्स दे दिए गए और उन ब्लॉक्स से किसी पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के लिए कहा गया कि आप ये वाली आकृति बना के दिखाइए इन डिजाइन को फिट करके। तो कोई ना कोई एक्शन, मतलब कोई काम करवा के देखा जाता है, कोई पजल सॉल्व करवा के देखी जाती है, वो होता है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये आपके टेस्ट होते हैं। तो कैसे हमने कैटेगराइज किया है, इंडिविजुअल टेस्ट हो सकता है, ग्रुप टेस्ट हो सकता है। इंडिविजुअल एक व्यक्ति का टेस्ट ले रहे हो, ग्रुप टेस्ट मतलब समूह में बिठा के ले रहे हो। फिर दोनों को ही आपका शाब्दिक और आपका अशाब्दिक में डिवाइड किया जा सकता है। शाब्दिक लिटरेट के लिए है, अशाब्दिक आपका इलिटरेट लोगों के लिए है, और नॉन वर्बल को फिर से दो में डिवाइड किया जा सकता है, पेपर पेंसिल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है,